नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि अभी चल रहे एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। इधर पुलवामा के त्राल में भी एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। अधीर रंजन चौधरी बोले, लॉकडाउन से बाहर आने की केंद्र की आकस्मिक रणनीति के कारण मामलों में हुई वृद्धि। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए आकस्मिक और गैर पेशेवर रणनीति अपनाने का आरोप लगाया तथा कहा कि इसके कारण ही देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संकट को महसूस करने के लिए काल्पनिक से वास्तविक भारत में आने को कहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले 3 लाख के पास चले जाने के बाद उनका ये बयान सामने आया है। चौधरी ने ट्वीट किया, लॉकडाउन लागू करने की तरह ही इससे निकलने के लिए भी आकस्मिक और गैर पेशेवर रणनीति अपनाई गई जो कि जोखिम भरी है। इसके फलस्वरूप देश में कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए जो कि विश्व में पहले पायदान की ओर बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, काल्पनिक से वास्तविक भारत में आइए। दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 2137 पॉजिटिव मरीज, कुल मामले 36,000 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। अब यानी कि 12 जून को 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों के 2137 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में अब तक सामने आए मामलों में ये सबसे ज़्यादा संख्या है। एक ही दिन में 2100 से ज़्यादा मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही दिल्ली में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 36,824 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 71 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 1214 तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में एक ही दिन में 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को 1877 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। वहीं बुलेटिन के मुताबिक मौत के 58 मामले 9 मई से 6 जून के बीच के हैं, लेकिन ये भी शुक्रवार को ही घोषित किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। ये राज्य संक्रमित मरीजों के मामले में टॉप 5 में है। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 1,01,141 हो गए हैं, जिसमें 3,717 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,493 मामले सामने आए। वहीं तमिलनाडु में 38,716 मामले हैं। दिल्ली में 36,824 मामले हैं। वहीं गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां 22,032 मामले और यूपी में 12,082 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देश में सामने आए पॉजिटिव केस 3 लाख के पार हो चुके हैं। मध्य रेलवे ने बनाया कैप्टन अर्जुन रोबोट, रेलवे स्टेशन पर करेगा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर ब्रेक लगाने के लिए मध्य रेलवे ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो यात्रियों की खुद स्क्रीनिंग कर उन्हें दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचाएगा। मध्य रेलवे द्वारा आविष्कार किए गए इस रोबोट को कैप्टन अर्जुन नाम दिया गया है। आरपीएफ के महासंचालक अरुण कुमार ने आज पुणे में रोबोट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने इस रोबोट का आविष्कार किया है। ऐसे करने का मकसद यात्रियों और आरपीएफ के जवानों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकना है। अनलॉक 1 गृह मंत्रालय ने कहा, यात्रियों को ले जाने वाली बसों और माल ढोने वाले ट्रकों पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में जारी अनलॉक 1 के दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ किया कि राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको बता दें कि अनलॉक 1 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को भेजे संदेश में ये भी कहा कि रात के दौरान लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लोगों को इकट्ठा होने से रोकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका मकसद आपूर्ति श्रृंखला और साजो सामान को लाने ले जाने पर रोक का नहीं है। राहुल गांधी ने कोरोना ग्राफ शेयर कर कहा, गलत रेस जीतने के रास्ते पर भारत सरकार के अहंकार को बताया जिम्मेदार। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक के तहत रियायतें दी जा रही है, रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां मामले 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर दिन नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जमकर सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक ट्वीट पर कोरोना ग्राफ शेयर किया, साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भयावह त्रासदी। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे 17 मई के बाद से लगातार बढ़ते मामलों के कारण भारत एक एक पायदान ऊपर चढ़ता जा रहा है और अब दुनिया में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में कोरोना मरीज की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में है, इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली में है। शर्मनाक वाकया, अस्पताल से गायब हो रहा कोरोना मृतकों का सामान, परिजन है परेशान। अस्पताल में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का सामान लगातार गायब होने के मामले सामने आ रहे हैं। अपनों को खोने के गम से दुखी परिजन उस व्यक्ति से जुड़े सामान से भी दूर हो रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें मिलने के बाद लोकनायक अस्पताल प्रशासन की ओर से वार्ड में तैनात नर्सिंग अधिकारी को इस संबंध में जानकारी सौंपी गई है। ऐसी कई शिकायतें मिलने के बाद लोकनायक अस्पताल प्रशासन की ओर से वार्ड में तैनात नर्सिंग अधिकारी को इस संबंध में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं अस्पताल सूत्रों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले कई मरीजों के परिजन उनका सामान लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मृतक परिजन का सामान नहीं मिल रहा है। परिजनों को खोने के दर्द और कोरोना के डर के चलते कई लोग बिना सामान लिए वापस लौट रहे हैं, लेकिन अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अस्पताल प्रशासन को सामान गायब होने की शिकायत दी है। लगातार वार्ड से सामान न मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। वहीं अस्पताल प्रशासन के आदेश के मुताबिक अब जहां जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है, उस वार्ड के नर्सिंग अधिकारी को मरीज की मौत के तुरंत बाद उसका सारा सामान सैनिटाइज कर एक पैकेट बनाना होगा और पैकेट पर सारी जानकारी लिखनी होगी और फिर पैकेट को अस्पताल में मौजूद सुरक्षा अधिकारी को देना होगा। ये सुरक्षा अधिकारी मृतकों के सामान की सुरक्षा करेंगे, साथ ही उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखेंगे, जिससे अगर किसी के परिजन सामान लेने के लिए आते हैं तो सुरक्षा अधिकारी उनका सामान उन्हें दे सके। अगर किसी का सामान रह जाता है तो सुरक्षा अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें सामान ले जाने के लिए बोला जाएगा। अगर इस व्यवस्था के अंतर्गत कोरोना से मरने वाले का सामान गायब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी वार्ड में मौजूद नर्सिंग अधिकारी की होगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े बदलाव की तैयारी, सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी।
कोरोना काल में शहरी परिवहन सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन और नए विकल्पों के लिए केंद्र ने राज्यों, शहरों और मेट्रो कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें पेट्रोल, डीजल के वाहनों की जगह गैर मोटरकृत परिवहन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने परामर्श में 3 सूत्री कार्यनीति का सुझाव दिया है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। अल्प, मध्यकालिक और दीर्घकालिक में अपनाया जा सकता है। 5 किलोमीटर के दायरे में एनएमटी परामर्श के मुताबिक अधिकांश शहरी यात्राएं 5 किलोमीटर के दायरे में होती है, इसलिए गैर मोटर वाले वाहनों के लिए कोविड-19 संकट में इसे लागू करने का सटीक अवसर है। साइकिल, पैदल चलने के साथ बिना इंजन वाले अन्य वाहनों को दोबारा प्रचलन में लाया जाएगा। वहीं मेट्रो रेल में 25 से 50% क्षमता का उपयोग। भारत के पास 18 बड़े राज्यों में 700 किलोमीटर की मेट्रो व 11 नगरों में 450 किलोमीटर बीआरटी नेटवर्क है, जो रोजाना 1 करोड़ यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मेट्रो में 25 से 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। पंजाब के जीएसटी विभाग ने 350 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले का किया पर्दाफाश। पंजाब के वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी विभाग ने शुक्रवार को 350 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के एक दल ने फतेहगढ़ साहिब के मंडी, गोबिंदगढ़ और अमलोह की 4 जगहों पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त सुनीता बत्रा ने कहा कि विभाग को एक जांच के दौरान पता लगा कि कुछ कंपनियों का एक नेटवर्क फर्जी चालान जारी करने और राज्य में कई कंपनियों को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाने में शामिल था। विभाग ने अपनी जांच में खुलासा किया कि लगभग 10 कंपनियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर 350 करोड़ रुपए के फर्जी चालान जारी किए थे, जिसमें 45 करोड़ रुपए की कर की रकम भी शामिल थी। विभिन्न बैंकों से 70 करोड़ रुपए भी निकाले गए थे। टिकट बुक कराने के बाद नहीं की यात्रा तो भी राज्यसभा सांसदों को देना होगा किराया। राज्यसभा का कोई सदस्य अब अगर ट्रेन का टिकट बुक कराने के बाद यात्रा नहीं करता तो उसे किराए का भुगतान करना होगा। राज्यसभा के महासचिव की ओर से सदस्यों को जारी परामर्श में ये जानकारी दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि टिकट बुक कराने के बाद यात्रा नहीं करने के बाद इसे आगे की यात्रा के हिसाब से समायोजित भी नहीं किया जा सकेगा। सदन के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सांसदों को भेजे परामर्श में कहा कि वे यात्रा नहीं करने की स्थिति में ट्रेन बुकिंग को कैंसिल करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किराया उनसे वसूला जाएगा। परामर्श में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ने भुगतान के दावे का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक कुछ सदस्यों ने एक ही दिन एक ही अथवा दूसरे स्टेशनों से जाने वाली कई ट्रेनों में टिकट बुक कराए हैं। राज्यसभा सचिवालय को उन टिकट का भी भुगतान करना पड़ता है जिसका इस्तेमाल सदस्य ने नहीं किया है। नियमों के मुताबिक सांसद ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं और इससे नीचे की श्रेणी वाले डिब्बे में अपने साथ किसी को यात्रा करा सकते हैं। नेपाली बहू से भारतीयों की मुलाकात बनी नेपाल सीमा पर झड़प की वजह। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले 45 वर्षीय लगन यादव और अन्य को शुक्रवार को नेपाली बहू से मुलाकात भारी पड़ी, क्योंकि नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे बाद में ग्रामीणों और नेपाली सुरक्षा कर्मियों में झड़प हो गई। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि एपीएफ ने घटना के बाद लगन यादव को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना में नो मैंस लैंड से 75 मीटर भीतर नेपाल की सीमा में उस समय हुई जब कुछ महिलाएं और यादव अपनी बहू से बात कर रहे थे। सीमा पर गश्त कर रहे एपीएफ कर्मियों ने इन लोगों को भारतीय क्षेत्र में जाने को कहा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने बताया कि ये तकरार त्वरित आधार पर घटी स्थानीय घटना है। उल्लेखनीय है कि इसी बल के जिम में
नेपाल से लगती 1751 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों ने मिली प्राथमिक सूचना के मुताबिक नेपाली क्षेत्र में 14 जून तक लागू लॉकडाउन का उल्लंघन कर आए यादव और ग्रामीणों की मौजूदगी पर एपीएफ के कर्मियों ने आपत्ति जताई और उन्हें लौटने को कहा गया। वहीं एसएसबी अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सीमा के दोनों ओर रिश्तेदारी है और कोई बाढ़ नहीं होने की वजह से लोग सीमा के दोनों ओर रिश्तेदारों से मिलने आते जाते रहते हैं। एसएसबी महानिदेशक ने बताया कि एपीएफ कर्मियों की आपत्ति के बाद बहस हुई तथा यादव के समर्थन में कुछ और ग्रामीण भारतीय सीमा से आ गए। उन्होंने बताया कि यादव की बहू नेपाली नागरिक है और कुछ महिलाएं सीमा पार जाकर बात कर रही थी और यादव एवं कुछ और पुरुष बाद में गए थे। एसएसबी के महानिदेशक ने कहा कि प्राथमिक जानकारी और नजदीकी चौकी की सूचना के आधार पर हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। हमने बताया कि घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी से पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एपीएफ ने दावा किया कि पहले उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोली चलाई और बाद में हथियार लूटे जाने के भय से भीड़ पर गोली चलाई जो 3 लोगों को लगी। उन्होंने बताया कि एपीएफ ने 15 गोलियां चलाई जिसमें से 10 गोलियां हवा में चलाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकीपुर और नेपाल के सलाही के बीच हुई है। कोरोना वायरस के चढ़ते ग्राफ के बीच 16 से 17 जून को मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना वायरस महामारी के चढ़ते ग्राफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बीते 10 दिनों में कोरोना वायरस के करीब 1 लाख मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को पहली बार 24 घंटे के भीतर ही 10,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई। देश में कुल मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर राज्य में लगेगा 100 रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जारी बयान में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और जो कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनेगा उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लक्षण वाले श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थलों में मिलेगा प्रवेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और दफ्तरों में प्रवेश के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश देने को कहा गया है। साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी बनाया गया है। इसके साथ ही होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। धर्म स्थलों में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। हर जगह शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करना होगा। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना होगा। पेट्रोल, डीजल पर कोरोना की मार, 1-1 रुपए प्रति लीटर लगाया गया अतिरिक्त कर। कोरोना के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब पेट्रोल, डीजल पर कर बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रवार रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए महंगा कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि कर में इस वृद्धि से सालाना करीब 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खजाने में आएंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 के तहत जुलाई 2019 में जारी अधिसूचना में संशोधन की सूचना राजपत्र में प्रकाशन के लिए शुक्रवार शाम को भेज दी थी। प्रदेश में अभी पेट्रोल पर
33% वैट, 1 प्रति सेस और 3.5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त कर लगता है। इसी तरह डीजल पर 23% वैट, 1% सेस और 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त कर लगता है। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में सर्वाधिक आय पेट्रोल डीजल पर लगने वाले कर से होती है। फेसबुक ला रहा है बड़ा अपडेट, सर्च रिजल्ट में मिलेगा विकिपीडिया का लिंक। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर विकिपीडिया का सपोर्ट देने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर जब हम फेसबुक पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें फ्रेंड, प्रोफाइल, पोस्ट, वीडियो जैसे रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन जल्द ही विकिपीडिया पेज का लिंक भी आपको मिलेगा। नए अपडेट के बाद फेसबुक पर किसी शख्सियत, फिल्म या टीवी शोज के बारे में सर्च करने पर गूगल की तरह विकिपीडिया का रिजल्ट भी सामने आएगा। वहीं फेसबुक ने इस नए अपडेट के बारे में पुष्टि कर दी है। इस फीचर का नाम पायलट प्रोग्राम होगा, जो कि डेस्कटॉप, मोबाइल वेब और आईओएस के लिए उपलब्ध होगा, यानी मोबाइल ऐप में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। 14 दिन बैटरी लाइफ और वुमेन हेल्थ मोड के साथ MI Band 5 हुआ लॉन्च। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन फिटनेस बैंड MI Band 5 को चीन में लॉन्च कर दिया है। MI Band 5 को NFC सपोर्ट के साथ पेश किया गया है और इसमें 4 कलरफुल स्ट्रैप्स भी दिए गए हैं। MI Band 5 में 1.1 इंच की कलर AMOLED डिस्प्ले है, जबकि MI Band 4 में 0.95 इंच की डिस्प्ले दी गई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फिटनेस बैंड की भारत समेत अन्य देशों में लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है। इसके साथ ही सिंगल चार्ज के बाद इसकी बैटरी को लेकर 14 दिनों तक के बैकअप का दावा किया गया है। ये बैंड वाटर रेजिस्टेंट है और ये 50 मीटर गहरे पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगी। वहीं MI Band 5 के बिना NFC सपोर्ट वाले वेरिएंट की कीमत 2000 रुपये है और NFC सपोर्ट वाले वेरिएंट की कीमत 2500 रुपये है। ये बैंड ब्लैक, रेड, ग्रीन और येलो कलर स्ट्रैप में आपको मिलेगा। भारतीय ग्राहकों का इंतजार हुआ खत्म। 15 जून को पहली बार ऑनलाइन सेल में उतरेगा OnePlus 8 Pro 5G। चीन की स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने अपने बेहतरीन डिज़ाइन और शानदार परफॉर्मेंस के दम पर ग्राहकों के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली है। OnePlus सीरीज़ के फ़ोन लगातार ऊंची डिमांड के साथ बिकते रहे हैं। अब इस सीरीज़ की अगली पेशकश OnePlus 8 Pro 5G भारत में ब्रांड के चाहने वालों का इंतज़ार खत्म हो गया है। कंपनी सोमवार 15 जून को अपने नए प्रोडक्ट की भारत में पहली बार बिक्री शुरू करेगा। इसके साथ ही OnePlus 8 की भी सेल होगी। जियो फाइबर ग्राहकों के लिए 1 साल का अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन हुआ फ्री। रिलायंस जियो ने अपने सभी जियो फाइबर ग्राहकों को 1 साल के लिए फ्री अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। जियो की प्रेस रिलीज के मुताबिक जियो फाइबर के गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान के ग्राहकों को अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। 2025 तक सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने की ओर अडानी ग्रीन सौर ऊर्जा में देगा लोगों को रोजगार। भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा एकल सौर ऊर्जा के क्षेत्र के विकास और बोली को लेकर विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजे जाने पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बयान जारी कर कहा है कि भविष्य में इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ये एक 15 बिलियन BN कैपेक्स का एक हिस्सा है, जिसे हमने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा स्थान के लिए निर्धारित किया है। सेकी पुरस्कार 4 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों को बनाने में मदद भी करेगा। कोरोना से आर्थिक मंदी के बीच अच्छी खबर, पहली बार $500 अरब का हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। देश का विदेशी मुद्रा का भंडार 5 जून को समाप्त सप्ताह से पहली बार $500 अरब के पार पहुंच गया। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 5 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे सप्ताह बढ़ता हुआ 501.70 अरब पर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान इसमें 8.22 अरब की जबरदस्त वृद्धि देखी गई। इससे पहले 29 मई को सप्ताह समाप्त में ये
$3.44 अरब बढ़कर $493.48 अरब रहा था। अनिल अंबानी से 1200 करोड़ की वसूली के लिए NCLT पहुंचा SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत 1200 करोड़ रुपए से वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT का दरवाजा खटखटाया है। अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल को दिए कर्ज के लिए निजी गारंटी दी थी। BSV प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने बृहस्पतिवार को आवेदन पर सुनवाई करते हुए अंबानी को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। वहीं BSV प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने बृहस्पतिवार को आवेदन पर सुनवाई करते हुए अंबानी को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। वहीं अंबानी ने प्रवक्ता ने कहा, मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल के लिए कॉर्पोरेट कर्ज से जुड़ा है। ये अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। दोनों कंपनियों की समाधान योजनाओं को मार्च 2020 में ऋणदाताओं ने 100% मंजूरी दी थी। इन समाधान योजनाओं को NCLT मुंबई की स्वीकृति का इंतजार है। अंबानी इस पर NCLT के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे। प्रीमियर लीग के मैचों में फुटबॉलर अपनी जर्सी पर नाम की जगह लिखेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर। अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद दुनिया भर में रोष का माहौल है। इसे लेकर हर तरफ लोग अपने अपने तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ ब्लैक लाइव मैटर्स नाम से शुरू हुए इस अभियान में अब दुनिया भर के खिलाड़ी भी जुड़ने लगे हैं। कई दिग्गज और अश्वेत खिलाड़ियों ने भी इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ मुखर होकर विरोध जताया है। इसे देखते हुए अब इंग्लैंड की शीर्ष फुटबॉल चैंपियनशिप प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के फिर से शुरू होने पर जर्सी पर ब्लैक लाइव्स मैटर का संदेश लगाने की छूट दे दी गई है। क्रिकेटरों पर चला सख्ती का डंडा, ठिकाने का पता ना बताने पर पुजारा और जडेजा समेत 11 खिलाड़ियों को नोटिस। नाडा ने पहली बार क्रिकेटरों पर सख्ती का डंडा चलाते हुए नेशनल रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में शामिल देश के 5 नामी क्रिकेटरों सहित कुल 41 खिलाड़ियों को 8 जून को नोटिस भेजा है। चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, लोकेश राहुल, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को ये नोटिस अप्रैल से जून के क्वार्टर दो का वेयर अबाउट नहीं भरने के लिए दिया गया है। इनमें 5 दिन में जवाब देना था, लेकिन शुक्रवार को ही जवाब भेज दिया गया। वेयर अबाउट फेल के साल में 3 नोटिस जारी होने पर खिलाड़ी 2 साल तक के लिए प्रतिबंधित हो सकता है। एंटी डोपिंग के लिए नाडा के संरक्षण में आए BCCI को 10 माह हुए हैं। ये पहली बार है जब नाडा ने क्रिकेटरों को नोटिस भेजा है। हालांकि लॉकडाउन में किसी तरह की टेस्टिंग नहीं चल रही। साल में 4 बार वेयर अबाउट भरने पड़ते हैं और 3 बार खिलाड़ी को नोटिस जारी होने पर उसका मिस टेस्ट मान लिया जाता है। उसके बाद खिलाड़ी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हेयरिंग पैनल के समक्ष पेश होना पड़ता है। दिया और बाती हम फेम एक्टर दीपिका सिंह ने कोरोना पॉजिटिव मां के दाखिले के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से की अपील। स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल दिया और बाती हम से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री दीपिका सिंह गोयल ने आज बताया दिल्ली में रहने वाली उनकी 59 साल की मां कोरोना पॉजिटिव है और उन्हें दिल्ली के अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है। इंस्टाग्राम पर जारी किए गए एक वीडियो के जरिए दीपिका ने कहा कि 4-5 दिन पहले दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में उनकी मां का कोरोना टेस्ट हुआ था और टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकली, मगर अब उनके पापा उनकी कोरोना रिपोर्ट लेने गए तो उन्हें कोरोना की रिपोर्ट देने की बजाय उन्हें उस रिपोर्ट की एक फ़ोटो लेने को कहा गया। दीपिका का कहना है कि इस कोरोना रिपोर्ट की फ़ोटो के आधार पर उनकी मां को दिल्ली के किसी अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा। ऐसे में दीपिका ने इस वीडियो के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार से अपील की है कि उनकी कोरोना पॉजिटिव मां को अस्पताल में दाखिला दिलाने की मदद की जाए। अब रुख करते हैं विदेश की खबरों की तरफ।
कोरोना के इलाज को पैसे नहीं, इमरान सरकार ने पेश किया 1.29 ट्रिलियन रुपए का रक्षा बजट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग सभी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। मरीजों का इलाज करने के लिए इमरान खान सरकार के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी बिना पीपीई किट के इलाज करने को मजबूर है, लेकिन इस समय भी रक्षा बजट के लिए 1.29 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने 2020-21 के लिए एक बजट पेश किया, जिसमें रक्षा बजट के लिए 1.29 ट्रिलियन रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। नेशनल असेंबली में उद्योग और उत्पादन मंत्री हमद अजहर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के आभारी हैं। वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान देश में जारी वित्तीय संकट के दौरान सरकार ने 70.13 खरब रुपए का बजट पेश किया है और कोई नया कर नहीं लगाया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 जो कि 30 जून को खत्म हो जाएगा, उसमें भी रक्षा बजट को पिछले वित्तीय वर्ष के समान ही रखा गया था। पेरिस में नस्लीय प्रदर्शन तेज, संग्रहालय को बनाया निशाना, 19वीं सदी के खंबे को किया ध्वस्त। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोपीय देशों में नस्लीय प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में उपनिवेशवाद और गुलामी के प्रतीकों पर लोगों ने जमकर आक्रोश निकाला है। इस क्रम में कई मूर्तियों एवं उस युग के अवशेषों को ध्वस्त कर दिया गया है। शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने एक संग्रहालय में रखी 19वीं सदी के उपनिवेशवादी अवशेष के खंबे को उखाड़ फेंका। दुनिया भर में 77 लाख हुई कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 1.40 लाख नए केस आए, 4,603 की हुई मौत। दुनिया भर के 213 देशों में कोरोना महामारी लगातार तेजी से फैलती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,40,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वालों की संख्या 4,603 की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 77,50,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,27,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं 39,19,000 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 45 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 21 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहां मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 24,253 नए केस आए और 843 मौतें हुई हैं, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 26,971 नए केस आए हैं और 791 मौतें हुई हैं। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप और किम की शिखर वार्ता के 2 साल हुए पूरे। उत्तर कोरिया ने खाई सेना को मजबूत करने की कसम। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी खतरों से निपटने के लिए अपने सैन्य बलों को और मजबूत करने का शुक्रवार को पुनः संकल्प लिया। उसने कहा कि यदि अमेरिका देश पर प्रतिबंध लगाना और दबाव बनाने की कोशिश करना जारी रखता है तो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने का कोई कारण शेष नहीं बचेगा। उन और ट्रंप के बीच पहली शिखर वार्ता के 2 वर्ष पूरे होने पर उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गोन ने कहा कि उत्तर कोरिया अब तक ट्रंप को विदेश नीति की उपलब्धियों के तौर पर गिना सकने वाले उच्च स्तरीय बैठकों का तोहफा और छूट नहीं देगा, जब तक अमेरिका बदले में कुछ महत्वपूर्ण नहीं देता है।
किम और ट्रंप ने 2018 में दोनों देशों के नेताओं के बीच सिंगापुर में हुई शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई थी, लेकिन फरवरी 2019 में वियतनाम में दोनों नेताओं के बीच दूसरी शिखर वार्ता में उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमताओं के आंशिक समर्पण के बदले अमेरिका से प्रतिबंधों में राहत मांगी थी, जिसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत पटरी से उतर गई थी। इसके बाद ट्रंप और किम तीसरी बार अंतर कोरियाई सीमा पर पिछले साल जून में मिले थे, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही थी। पाकिस्तान में सेना के मुख्यालय के पास बम विस्फोट, 1 की मौत, 15 लोग हुए घायल। पाकिस्तान के रावलपिंडी के व्यस्तम सदर इलाके में शुक्रवार हुए एक बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। शहर के सदर इलाके में जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ वो पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।